है एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। एंड सबको कांग्रेचुलेसन, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा आप सबका आज क्विज में। एंड 135 लोगों ने अटेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा भाई। आप सब काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रही है। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। मेरे आवाज़ को तो दिक्कत हो गई है, देखो बोलते बोलते अगर सही होता है कि ज़्यादा ख़राब होता है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, बट क्लास तो लेनी है, ये तो है। तो भाई देखो आज का परफॉर्मेंस जो है आप सबका, आज का जो परफॉर्मेंस है, शिवम परमार, शालिनी जादव, मितेश कुमार, रेणु तिवारी, NES कौन है, सुमैया एंड जयश्री मोहंती, निशा वर्मा। देखो टॉप 20 में जो है ना भैया, आप सबका पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। इसी तरीके से आप अपना पोजीशन बनाए रखिए, बस यही कहेंगे हम आपसे। लड़कियां अपने जादुई अस्त्र शस्त्र की बेखूबी इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पे रोने लगती है भैया, विशाल भैया पिघल सकते हैं आपसे, ठीक है। विशाल भैया आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, NTA आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, बट क्विज बोर्ड जो है ना वो आपसे नहीं पूछ सकता है। वो कहेगा कि हम तो पूछेंगे कठिन वाला क्वेश्चन, ठीक है। कैसा लगा आज का क्वेश्चन? बढ़िया था? बताओ भाई, बोलो। बहुत अच्छा था भैया। आप एक NVS के एग्ज़ाम के बारे में सुने होंगे। अब NVS का मुझे एक्चुअली में फुल फॉर्म, ऐसे टीचर वीचर का कोई है फुल फॉर्म मैं नहीं देखा। मैंने उसका 2018 का पेपर देखा, तो 2018 और 2019 के क्वेश्चन थे एक्चुअली। नवोदय विद्यालय होगा। हाँ, नवोदय का, ये नवोदय का क्वेश्चन था पूरा। दोनों मतलब 30 क्वेश्चन था, मैंने निकाले वहाँ से। मतलब बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन थे, तो वो पूछता तो मैं जानता हूँ ना कि आप सब क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो हमको पता है कि आप सबको क्या नहीं आता है और क्या नहीं आता है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको सेट करके दे रहा हूँ, आपको जो लोग टॉप 20 में आ रहे हैं, आप मतलब NVS का आप एग्ज़ाम देते 18, 17, 19 में, तो आप क्वालिफाई करके टीचर बने होते। मतलब आपका जो पोजीशन है बढ़िया भैया। बॉटनी कर ले रहे हैं, जूलॉजी में थोड़ा सा मेहनत करना होता है। व्हेन यू इंटर इन ए डार्क रूम, अगर आप एक अंधेरे कमरे में जाते हो, फ्रॉम ए ब्राइट एरिया, अगर उजाले से अंधेरे कमरे में जाते हो, तो सम टाइम एडजस्ट द डार्कनेस, व्हाट विल बी दिस प्रोसेस, चूज द राइट ऑप्शन। मतलब ये कह रहा है कि आप उजाले में रह रहे हो, रोशनी में रह रहे हो, अंधेरे में जाते हो, तो आपकी पुतलियाँ क्या होती है, फैलती हैं या सिकुड़ती है? ये बताओ, छोटी होती है कि बड़ी होती है अंधेरे पे जाने पे? बताओ गाइस। रेटिना जो होता है क्या घटती है? आयरिस या आयरिस फैलती है। अंधेरे में फैलती है या रोशनी में फैलती है? ओके, तो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है जो भैया आपको देखने उखने में हेल्प करता है, ये आप जानते रहेंगे। द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस, देखो गटेशन के बारे में जानते रहेंगे। गटेशन के फिनोमेना को जो बताए थे बर्ग स्टीन बताए थे। गटेशन जो होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट इन द, मतलब अगर गर्म रात का सुबह हो तो सुबह में होता है पत्ती के लीफ के पार्ट से। और किस टिश्यू से होता है आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि इपिथम टिश्यू से होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे, इपिथम टिश्यू को और कुछ बोल सकते हैं? जो स्टोमा होता है जो खुला होता है, जहाँ से वाटर लॉस होता है बूंद के फॉर्म में, उसे और क्या बोल सकते हैं हम? बताओ भाई। हाइडेनथोज, यस, बर्गस्टीन हाइडेनथोज। ये रूट प्रेशर की वजह से होता है, आप जानते रहेंगे। जब रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, ट्रांसपायरेशन कम हो, तो आपका गटेशन टेक्स प्लेस लेता है। गटेशन और ट्रांसपायरेशन में अंतर यही है भैया, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होता है, मतलब बस प्योरली वाटर का लॉस होता है, लेकिन गटेशन में मिनरल भी लॉस हो जाता है। ये बात आप जानते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग। देखो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के बहुत ही ज़रूरी है, तो अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं होगा। आप थोड़ा देखो विटामिन का नाम, विटामिन ABCD विटामिन, इसका नाम क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका रोल क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है। विटामिन B के जो भी वेरिएंट है उनका केमिकल नाम, और उनके कमी से कौन सा रोग होता है आप जानते रहेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। A का नाम क्या है, रेटिनॉल। तो ऐसे सारा चीज़ आप पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ये भी आप जानते रहेंगे। चलो TCA साइकिल में JTP का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो देखो FADH2 और GTP का फॉर्मेशन आपसे पूछता है कि किस स्टेप से होता है TCA साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल में। तो आपका GTP का फॉर्मेशन होता है जब सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनता है तब, ठीक है। यहाँ होता है GTP का फॉर्मेशन। अब आप बताएंगे FADH2 का फॉर्मेशन कब होता है, किससे क्या बनता है? तो FADH2 का फॉर्मेशन होता है, बताओ। तो फ्यूमारेट, सक्सिनिक से फ्यूमेरेट बनता है, तो वहाँ जी बिल्कुल सही है, C वाला। अगर वहाँ से अगर हम पूछते FADH2 बताओ तो C आप मारते।
चलो अगला है बीओडी के बारे में पूछ रहा है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट है जो बीओडी के बारे में करेक्ट है ना। तो देखो बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द 1 लीटर सोल्यूशन इन यूनिट टाइम, ऐसे करके मतलब 1 लीटर पानी में चाहिए भैया जो ऑर्गेनिक मैटर है ना उसको बैक्टीरिया पूरा डिकम्पोज करने के लिए जितना उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वही कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये चीज़ कह रहा है देखो ज़्यादा अगर किसी में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेगा तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत रहेगा। तो ये कह रहा है भैया ज़्यादा बीओडी रहेगा मतलब ज़्यादा वेस्ट वाटर रहेगा और मोर पॉल्यूटेड होगा, सिंपल सी बात है। तो आप ये चीज़ जानते रहेंगे। और एक चीज़ होता है क्या बोलते हैं डीओ, ठीक है, डीओ कंटेंट आपसे पूछता है मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो किसी भी पानी का डीओ अगर 4 मेगाग्राम पर लीटर से कम होता है तो उसे क्या बोलेंगे पॉल्यूटेड की कैटेगरी में डाल देंगे। और किसी भी पानी के अंदर अगर डीओ कंटेंट जो है अगर 2.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है तो उसे हाईली पॉल्यूटेड बोलेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। चलो आगे चलते हैं। सीड ऑफ विच प्लांट कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट द माइकोराइजा। तो मैंने अभी कल ही क्लास में परसों क्लास में बताया था कि पाइनस का भैया सीड जो होता है ना वो जब से माइकोराइजा के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करेगा तब तक जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अब क्या होता है ना जो पाइनस है, पाइनस जर्मिनेट तो करता है लेकिन उसके पास इतना कैपेसिटी रूट के पास होता नहीं कि वो आसानी से वहाँ से न्यूट्रिएंट और वाटर का अपटेक कर सके। तो कहता है भैया माइकोराइजा आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारा सरफेस एरिया बढ़ा दो और पानी को एब्जॉर्ब करो, फास्फेट को एब्जॉर्ब करो और हमें नरिशमेंट दो, हमें ग्रो करना है। तो ऐसा पाइनस बोलता है, तो पाइनस इसका होगा। पार्थेनियम और इकोनिया भैया इनवेजिव स्पीसीज हैं, तो ये जानते रहेंगे आप। पार्थेनियम और इकोनिया हमारे इंडिया में बहुत सारा खतरनाक काम कर रहे हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन, बहुत सारा ऐसे लॉस कर रहे हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी सिंथेसाइज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। तो देखो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से डायरेक्ट आपके ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी बनते हैं, ये आप जानते रहेंगे। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। फिर आपके ग्लाइकोलिसिस में जो NADPH2 बनता है उसका यूज करते हैं ETS में, वहाँ से भी आपका ATP बना लेते हैं। अच्छा सबस्ट्रेट लेवल से 2 ही ATP बनता है ना कि मैं गलत बता रहा हूँ? 4 बनता है कि 2 बताओ? कितना 4 की 2 कितना बनता है? 2। ओके चलो आगे चलते हैं। इमिडिएट मेरहास एंड पैरानस ने खोजा था ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस का मतलब यही होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू द टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। 10 स्टेप होते हैं, ये जानते रहेंगे भैया। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन, तो किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, जो सीड कोट होता है ना तो वो क्या करता है इम्बाइबेशन करता है। इम्बाइबेशन इज द फेनामेना ऑफ एडजॉर्प्शन, एबजॉर्प्शन नहीं, ए बी नहीं कहेंगे, एडी कहेंगे, एडजॉर्प्शन ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस। ये होता है इम्बाइबेशन, जिसके वजह से कोई भी सॉलिड चीज़ें होती हैं वो स्वेल अप हो जाती हैं। जैसे कि बरसात में पानी बरसता है ना, आपके घर की जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो स्वेल अप क्या कर रहे हैं कोई जी। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक दोनों, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन का हो सकता है ना। चलो आगे चलते हैं। तो हम इम्बाइबेशन बता रहे थे, तो इम्बाइबेशन यही है फूल जाना किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इम्बाइबेशन का सबसे ज़्यादा कहाँ पे इम्बाइबेशन है, उसके बाद कौन है, सेलुलोज का इम्बाइबेशन कैपेसिटी क्या है, तो सब आप पढ़ेंगे जाके ना। अगला क्वेश्चन है आर्डर ऑफ द फैमिली मैंगीफेरा इंडिका, आर्डर एंड फैमिली ऑफ द मैंगीफेरा इंडिका। तो भैया जो मैंगियल्स डाले हैं ना, मैंगियल्स नाम का देखो कुछ होता है नहीं, मैग्नोलियासी फैमिली है, मैग्नोलिया चंपाका करके वहाँ से प्लांट आता है, लेकिन मैग्नियल्स नाम का कोई आर्डर होता नहीं है। तो आप बहुत अच्छा डिस्कवरी कर रहे हैं, तरुषी, आशीष, पूफी, आलोक, प्रियंका, शिवानगी, वैष्णवी, आप सब देखो पढ़ो ध्यान से फैमिली से। तो जो मैंगीफेरा इंडिका है वो एनाकार्डेसी फैमिली से सापिंडेंस आर्डर से बिलोंग करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे ना। लैंग्वेज से किसी को प्रॉब्लम, एनी वन हैव द प्रॉब्लम विथ माई लैंग्वेज, किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो बता देना भाई। मैं शुद्ध हिंदी भी बोल सकता हूँ, मतलब जो कॉलेज में टीचर पढ़ा सकते हैं वो भी असेंट है हमारे पास, लेकिन हम अपने असेंट में खुश रहते हैं, तो ऐसे आपको समझाएंगे तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लस बाई, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ रहा है तो भैया वहाँ पे बनेंगे आपके क्या सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। यहाँ पर असेक्सुअल स्पोर भी दिए गए, जैसे एप्लाइनो स्पोर हो गया, जू स्पोर हो गया, ये सब क्या है आपके असेक्सुअल स्पोर हो गए। और जो कि बेसिडियो स्पोर हो गए, एस्को स्पोर और ओ स्पोर जो हो गए ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं। अब आपसे पूछता क्या है, ओरिजिन के बारे में पूछता है स्पोर से। जैसे बेसिडियो स्पोर जो ओरिजिन होता है वो इग्जोजिनस ओरिजिन का होता है,
एस्कोस्पोर जो होता है इंडोजिनस ओरिजिन का होता है। याद ऐसे कर सकते हैं, बी से बाहर, बी से बेसिडियोस्पोर। बी से बाहर मतलब इक्जियोस्पोर, ए से अंदर, ए से एस्कोस्पोर मतलब इंडोजिनस ओरिजिन। तो बेसिडियो माइकोटिनाम बेसिडियोस्पोर, एस्को माइकोटिनाम एस्कोस्पोर, और लोअर फंजाई में ओस्पोर। तो समझ गए ना, सी होगा। एप्लोइनोस्पोर और हिप्नोस्पोर में क्या होता है भैया? एप्लोइनोस्पोर इज अ थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर, असेक्सुअल स्पोर एप्लोइनोस्पोर। हिप्नोस्पोर पूछे तो कहेंगे आप थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर। तो एप्लोइनोस्पोर इज द थिन वॉल्ड एंड हिप्नोस्पोर इज द थिक वॉल्ड। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच अराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड बेस ऑफ द इरेक्ट शूट एंड ग्रो ओब्लिकली टूवर्ड द एपेक्स प्रोड्यूस लीफी सूट इज नोन एज। देखो भैया, जो ओब्लिकली ग्रो करता है ना उसको हम सकर बोलते हैं। डिफिनीशन चारों का आप जानते रहेंगे। रनर क्या होता है ना, रनर हमारे सॉइल सरफेस पर इसे हॉरिजेंटली ग्रो करता है और उसके नोट से जो होते हैं रूट निकलते रहते हैं टाइम टाइम से, तो उसे रनर बोलते हैं। वो हो गया जैसे दूब, ग्रास, ये सब साइनोडान, डेक्टाइलन, ये सब आप जानते होंगे। रनर राइजोम का होता है। राइजोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, जो कि ग्रो करता है सॉइल के अंदर हॉरिजेंटली, जैसे कि अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सारा चीज़ राइजोम इसे बोलेंगे। ये भी फूड का स्टोरेज करता है। और कार्म का होता है, कार्म इज आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, जो कि वर्टिकली ग्रो करता है। राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और ये कार्म जो होता है वो वर्टिकली ग्रो करता है। जैसे आप देखे होंगे अरुई हो गया, बंडा हो गया, कोलोकेसिया, एलोकेसिया, ये कार्म के अंदर आते हैं। तो बचा क्या? रनर, राइजोम, कार्म तो चला गया, बचा तो सकर ही ना। तो सकर होता है जो ऑब्लिकली ग्रो करता है। पपीता नहीं, पपाया, मेंथा, ये सब में देखा जाता है ना। तो आप जानते रहेंगे भाई। चलो आगे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, कोई बोल रहे हैं? सर ऑब्लिकली ग्रो करता है, क्या मतलब? भाई सॉइल में जैसे प्लांट लगाओगी, बीज लगाती हो ना, तो उस पर बीज जो ग्रो करता है वो सीधे सीधे वहाँ से प्लांट निकलता है सीधे सीधे। लेकिन ऑब्लिकली का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये टेढ़ा, जैसे जहाँ से जिस पॉइंट से निकल रहा है वो थोड़ा सा तिरछे ग्रो करता है। तिरछा ग्रो करना ऐसे, मतलब 90 डिग्री पे नहीं ग्रो कर रहा है वो, मान लो 120 130 डिग्री पे ग्रो करके ऐसे तिरछे निकल रहा है ना। समझ रही हो? समझी कि नहीं? हाँ जी। ओके। अब कह रहा है भैया प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि ट्रांसफर सेक्शन आप काट रहे हो प्लांट का मटेरियल का दिखाने के लिए कि वेस्कुलर बंडल जो होता है अरेंज होता है रिंग में। हाइपोडर्मिस जो होता है कंसीडर किया फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल। बस बात खत्म हो गई। आपको कोलेनकाइमा के बारे में पता होगा। कोलेनकाइमा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द सेल, जहाँ पे कार्नर पे थिकनिंग होती है, वहाँ पे पेक्टिन का डिपोजिशन देखा जाता है। और कोलेनकाइमा जो होता है सिर्फ और सिर्फ मिलता है स्टेम में। वो भी किसके स्टेम में? डाइकाट के स्टेम में। वो भी स्टेम में कहाँ पे? हाइपोडर्मिस वाले रीजन में। तो कोलेनकाइमा प्रेजेंट इन द डाइकाट स्टेम, और वो भी कहाँ? हाइपोडर्मिस वाले रीजन में। तो कोलेनकाइमा का यही करेक्टर है, और कहीं नहीं मिलेगा। ना मोनोकाट में मिलेगा, ना रूट में मिलेगा, ना कहीं मिलेगा। बस ये डाइकाट के स्टेम के हाइपोडर्मिस वाले रीजन में मिलेगा। बात खत्म हो गया। कोलेनकाइमा से क्वेश्चन था, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट वपोर्ट देगा। कोई पढ़ा है ये सब जो मैं बता रहा हूँ? कोई पढ़ा है क्या? पढ़ा तो होगा ना। सुकेंदु बताओ, पढ़े हो? कोलेनकाइमा के बारे में पढ़े हो ना? ओके, चलो अगला क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो देखो ये कह रहा है आपका चूज करने के मतलब ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द इज फास्फोइनॉल पायरेट इन C4 प्लांट। बिल्कुल सही बात कर रहा है। पेप होता है फास्फोइनॉल पायरेट जो कि एक्सेप्ट करता है। C3 प्लांट में क्या होता है? रुबिस्को होता है। तो ये बात आप जानते रहेंगे। द मीजोफिल सेल लैक रुबिस्को एंजाइम। तो भैया मीजोफिल सेल जो होता है रुबिस्को एंजाइम को लैक करता है, ये बात सही है? बताओ। मीजोफिल में रुबिस्को नहीं होता है C4 में। वो कहाँ पे होता है? वो होता है बंडल शीथ सेल में, ठीक है। अब क्या कर रहा है? पेपकेज एंजाइम प्रेजेंट इन द बंडल शीथ सेल। तो पेपकेज जो होता है वो होता है मीजोफिल सेल में। पेपकेज बंडल शीथ सेल में नहीं होता है। साइक्लिक फास्फोराइलेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ NADPH2। ये बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे NADPH2 बनता है क्या साइक्लिक में? नहीं बनता ना, नहीं बनता है। वहाँ पे बस ATP बनता है। तो का सही हो गया? आपका सही हो गया A and B इज करेक्ट। ओनली A and B इज करेक्ट, C and D इज द रॉन्ग। काहे इतना लोग गलत किए हो बताओ? क्वेश्चन तो बढ़िया था। समझे भाई? दिव्या, निशा, सोनम मैम, समझ में आ रहा है? भाई मैंने 45 सेकेंड किया था। 45 सेकेंड किया था
और देखो काफ़ी लोग यहाँ पे देख रहा हूँ 17 लोगों ने सही किया है, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, इतना दिन से क्विज यूज कर रहे हो ना। चलो अब भाई आ गया है मिक्लिस कॉन्सेप्ट केएम के बारे में क्वेश्चन। क्या बोल रही हूँ? का लिखा है इसमें तो क्या कर प्लांट में तो होता है ना मीजोफिल। अरे तो C4 में, प्लांट्स में C4 प्लांट के बारे में पूछ रहा है ना। ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस ओनली लिखा है। अच्छा तो आपको क्वेश्चन देख के ये तो समझना है C4 के बारे में, तो वहाँ पे पहले ऑप्शन में भी C4 दिया है, और मीजोफिल सेल और बंडल सी सेल की बात कर रहा है, तो उससे आपको समझना चाहिए दिस इज आस्किंग अबाउट द C4 प्लांट, यहाँ पे मीजोफिल सेल एंड बंडल सी सेल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप एक एक पॉइंट पे आप नहीं बोल सकती हो एग्जामिनर को कि आपने तो बताया नहीं C4 प्लांट से क्वेश्चन था, हमने C3 करके दिया था। तो यहाँ पे C4 दिया है एक जगह मेंशन, तो आपको देखना पड़ेगा, मोर करेक्ट चूज करना है आपको ना। चलो आगे चलते हैं। आपको दे रहा है केएम से क्वेश्चन, भैया कह रहा है एंजाइम ए का जो लो केएम है, एंजाइम बी का हाई केएम है। देखो केएम का मतलब यही होता है कि कोई भी एंजाइम जो है अगर कोई भी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, तो वो अपना हाफ ऑफ द रिएक्शन मतलब हाफ ऑफ द वेलासिटी, जो मैक्सिमम एक वेलासिटी होता है वी मैक्स का आधा कब पा लेता है। तो जिसका केएम कम होगा उसका वेलोसिटी जल्दी पाएगा, और जिसका केएम ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी स्लो होगा। मतलब अफिनिटी की बात कर रहा है, मतलब केएम कम अफिनिटी ज़्यादा। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन होता है, केएम ज़्यादा अफिनिटी कम। तो बी का कह रहा है कि भैया केएम ज़्यादा है तो हैज लो अफिनिटी रहेगा, लो अफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट इन कंपेरिजन टू एंजाइम ए। तो आप केएम ओम का देख लेना, मैं यहाँ पे आपको टिप्स दूँ एंजाइम से पढ़ने के लिए। एंजाइम में आपको कुछ आए या ना आए, आपको इनहिबिशन आना चाहिए, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, तो ई 4 आप देखेंगे, और एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख लेना, 2 चीज़ जरूर पढ़ लेना, और कुछ आता रहे या ना आता रहे ना। समझ रहे हो ना। एंजाइम का जो ओटलील करके कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, लाइगेज एंड और जो भी है, तो पढ़ लेना वो अच्छे से। मच्छर लोग कान में गाना गा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। भैया हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि जो हेट्रोजाइगोट पॉपुलेशन है रैंडमली मैटिंग कर रहा है, आपको दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल डोमिनेंट फिनोटाइप 0.36। तो ऑल डोमिनेंट है, इसको क्या करो, इसको देखो कि 0.36 है, तो इसका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर दिया है, तो पी निकालोगे कितना आएगा 0.6, और क्या होता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, वन माइनस पी करना है, तो पी कितना दिया है 0.6 दिया है, आपका क्यू आ जाएगा कितना 0.4। और अब क्या पूछ रहा है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट कितना होता है 2pq। तो भैया 2pq मतलब 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, 6 चौक के 24 दूना 48, मतलब 0.48 इसका आंसर। पकड़ पा रहे हो, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। बताओ भाई, वंदना मैम, सुमैया, नबीन। ओके ओके। तो देखो यहाँ पे मैं पूरा क्लास ऐसे लिख लिख के नहीं पढ़ा सकता, ऐसा लिख लिख के पढ़ाने के लिए अभी मैं एक प्रमोशन कर देता हूँ अभी। वेद प्रेप एकेडमी करके है, जिसको सीरियसली बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा वैसा है, तो वो जाके वेद प्रेप एकेडमी करके एक यूट्यूब पे मिलेंगे। उन्होंने 4,000 रुपये का 2 महीने का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, मतलब पढ़ाएंगे, तो आप जाके ज्वाइन करके पढ़ सकते हो भाई। हमसे नहीं समझ में आता है फ्री में तब, ठीक है। उनका प्रमोशन भी हो गया और आपको पता भी चल गया कि भैया फ़ी कितना है। तो 4,000 रुपये में दे रहे हैं 2 महीने का क्रैश कोर्स फॉर द CVT PG, तो ज्वाइन कर सकते हो आप सब ना। चलो करा भैया 12 मालिक्यूल ऑफ द स्टील कोएंजाइम में है, क्रेब साइकिल में एंटर कर रहा है, तो कितना नंबर में NaDH2 बनेगा और कितना नंबर में CO2 रिलीज होगा। अब आप इतना आपको पता होना चाहिए भैया कि एक बार में जब आपका क्रेब साइकिल चलता है तो कितना NaDPH2 बनता है। एक बार में कितना बनता है क्रेब साइकिल से NaDH2 एक्चुअली 3 बनता है ना, 3 बनता है, 3 बनता है एक बार में, तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ठीक है, और कितना CO2 रिलीज होता है, मान लो आपको नहीं आता है, तो एस्टिल कोएंजाइम ए होता है 3 कार्बन का, वो बाइंड करता है, एस्टिल कोएंजाइम एक्चुअली में 2 कार्बन का होता है, तो 2 कार्बन का वो बाइंड करता है OAA, मतलब OA ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, वो होता है 4 कार्बन का। साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का हो रहा है, और एट द फाइनल स्टेप वो बना रहा है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, मतलब साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का है, वो बना रहा है ऑक्जेलोएसिटिक मतलब 4 कार्बन का, मतलब 2 कार्बन लॉस हो रहा है, मतलब 2 कार्बन निकल रहा है आपका क्रेब साइकिल से। तो एक बार में 2 कार्बन का लॉस हो रहा है, तो 12 बार में चलेगा कितना हो जाएगा
24। समझ गए? बताओ भाई, आर यू गाइज गेटिंग? ओके, तो गलतियां मत करो। चलो, कह रहा है भैया को फैक्टर कुछ दिया गया है, आपको बोल रहा है कि रुबिस्को का को फैक्टर क्या है। रुबिस्को का जो को फैक्टर है वो मैग्नीशियम है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का जिंक है, एंड नाइट्रोजिनेज का मॉलिब्डेनम है। तो देखो मैं ये कहूँगा जो जितने भी हैं एंजाइम उसके को फैक्टर याद कर लेना, जैसे यूरिएज का निकिल उकिल है, ये सब देख लेना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का देख लेना क्या होता है, सारा चीज़ आपसे पूछा जाता है ना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। भैया कह रहा है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो कि लीफ उसका है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसका लीफ डिप्लॉयड होगा। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 36 आ रहा है। तो क्रोमोसोम पूछा है सिनर्जिड में, सिनर्जिड होता है हप्लॉयड, उसको 36 को 2 से डिवाइड कर दो, 18 आएगा। 18 क्रोमोसोम होंगे सिनर्जिड में। जाइगोट जो होता है ना, आपको पता है भैया, जाइगोट जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, मतलब जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा। लीफ डिप्लॉयड है तो जाइगोट भी डिप्लॉयड, यानी कि 36 होगा। तो 18 दूना 36। फिर क्या पूछ रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है कितना होता है, 3n होता है। आप n निकालोगे 18 आएगा, 18 गुणे 3 करोगे कितना आ जाएगा, 54, यानी 54। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो आगे चलते हैं। PKU भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको बस याद कर लेना है। फिनाइल कीटोनुरिया जो है एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, बस यही पूछता है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, जैसे जब वन जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगता है तो उसे प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। एनिमल के केस में प्लियोट्रॉपी को खोजा था क्यूनाट ने, प्लांट में खोजा था ई बार्ड ने। ठीक है, प्लियोट्रॉपी का रेशियो आपसे कोई पूछे 2:1 होता है ना। जैसे वो माउस का कोट कलर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो कैपिटल वाई जो जीन था वो उसके कोट कलर को भी कंट्रोल कर रहा था और डेथ भी काज करा रहा था जब वो डोमिनेंट फॉर्म में आ रहा था। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो लैमार्क जो दिए थे थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज का दिए थे, वो कह रहे थे कि आप जिस आर्गन का ज़्यादा यूज करोगे वो आर्गन उतना ही डेवलप होगा। जैसे लोहार है, अपने बाएं हाथ से ज़्यादा काम करता है तो उसका गठीला हाथ हो जाता है ना, ऐसे करके। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, उन्होंने बताया डार्विन जी ने कि भैया हर ऑर्गेनिज्म के पास नेचुरल कैपेसिटी होती है कि वो अधिक से अधिक बच्चा पैदा करें। अब जब वो ऑर्गेनिज्म अधिक से अधिक बच्चा पैदा करेगा तो उन बच्चों में स्पेस को लेके, खाने को लेके, रिप्रोडक्शन को लेके उनमें क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, वो मरेंगे कटेंगे आपस में। अब क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, फिर उसका क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा और वही जिंदा रहेगा। ठीक है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस उसी का होगा। तो डार्विन जी ने ई बताया था। ह्यूगो ट्रीबीज ने ओएनोथेरा लैमार्कियाना के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि भैया डार्विन जो बोल रहे हैं ना वो तो चीज़ें सही बोल रहे हैं, लेकिन डार्विन जी ई नहीं बता पा रहे हैं कि ई वेरिएशन वहाँ कहाँ से आ रहा है, मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में जो वेरिएशन आ रहा है डार्विन नहीं बता पा रहे थे। तो यही ह्यूगो ट्रीबीज है, ओएनोथेरा लैमार्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि जो डार्विन का जो आ रहा था वेरिएशन वो म्यूटेशन के कारण आ रहा है। और इन्होंने म्यूटेशन को एक स्पेशल वर्ड दिया जो कि वो था साल्टेशन, और डार्विन ने म्यूटेशन के लिए स्पोर्ट वर्ड का यूज किया था। लुइस पास्चर ने भैया स्वार्निक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने वाट लगाया था किसका, वो जो बोल रहे थे ना कि नॉन लिविंग चीज़ों से, वो क्या कौन थे यार, गेहूं के बाली पसीने से भरे, कौन थे वो, एक लोग बोलो अरे साइंटिस्ट कौन था भाई, हाँ जो पसीने से भीगी कौन, स्पेलेंजेनी नहीं थे वो। 21 दिन के लिए क्या कर रहे थे वो, गेहूं की बाली लपोट के रख ले रहे थे और कह रहे थे चूहा बन जा रहा है वहां से। कोई बताओ बताओ भाई। अच्छा या हेलमोंट थे, तो हेलमोंट का वर्ड लगाया था लुइस पास्चर ने। फाइनली स्पेलेंजियानी आया, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ऐसा किया। तो वो लोग ऐसे फ्लास्क को ओपन कर रहे थे तो मैगोट आ जा रहा था, लेकिन एक्चुअली में अभी लुइस पास्चर आए तो स्वान ने एक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने वाट लगा दिया था हेलमोंट जी का। पैंसपेर्मिया थ्योरी यही बोल रहा था भैया, पैंसपेर्मिया के बारे में यही बता, बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग आपको मिलेंगे। तो पैंसपेरिया थ्योरी में बताया गया कि जो लाइफ की उत्पत्ति हुई ना वो किसी दूसरे ग्रह से चल के आई है, स्पोर के फॉर्म में दूसरे ग्रह से आई है। तो वो सारी चीज़ें आप भाई, मैं तो पूरा म्यूटेशन यहाँ पढ़ा दिया आप सबको मैक्सिमम चीज़ें फ्लो में। चलो, यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल काहे गलत किए भाई। ट्राइकोम जो होता है मल्टी सेलुलर होता है भैया, ट्राइकोम जो होता है स्टेम में होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है वाटर लॉस को इन द प्लांट, मतलब ट्रांसपायरेशन को थोड़ा कम करता है ट्राइकोम। ठीक है,
अब इपिडर्मल हेयर, इपिडर्मल फाइबर आप काहे लगा रहे हैं, आप रूट हेयर लगाओ जो कि यूनिसेलुलर होता है, जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में काम करता है ना, ठीक है, गलत मत करो। द फैक्टर अंडरलाइंग द एक्सक्लूसिव सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट मार्सुपियल एंडेमिक ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो भैया देखो, जो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू वंगारू हो गया, तस्मानियल उल्फ ये सब हो गए, तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं और वहाँ पे क्यों सर्वाइव होते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनके प्रति अनुकूल, मतलब उनके अनुकूल वहाँ पे इन्वायरमेंट है। और वो वहाँ पे क्यों है? क्योंकि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि पहले हमारी धरती जो थी ना, एक पैंजिया के फॉर्म में सारे कंटिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, मतलब टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से सारे जो अलग अलग द्वीप अलग अलग हो गए, तो मार्सुपियल वहाँ पे चले गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा भैया, आप इसे कहेंगे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। म्यूटेशन जानते हो, जीन फ्लो जानते हो? जीन फ्लो यही है कि मतलब एक जगह कोई बत्तख की प्रजाति रह रही थी, 5 प्रजाति आपस में रिप्रोड्यूस करके वाइट वाइट बत्तख बन रहे थे, लेकिन कहीं से वहाँ पे ब्लैक वाला बत्तख आया, उसने रिप्रोड्यूस किया और ब्लैक ब्लैक भी बनाने लगा, इसके वजह से जीन फ्लो हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये होता है कि कहीं पे मान लो 100 बत्तख रह रहे थे, आराम से खा पी मज़े कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, ज्वालामुखी फट गया या बर्फ़ गिर गई या तो कोई डिजीज़ फैल गई, एकाएक वो लोग मर गए और मर गए। अब वो हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 टाइप का होता है। क्या होता है आपका? बॉटलनेक इफेक्ट होता है और फाउंडर इफेक्ट होता है। अब देखो 100 बत्तख जहाँ पे रह रहे थे, अब सारे 100 बत्तख नहीं बचेंगे, 2 बत्तख जो होंगे बहुत ही लकी होंगे, वो बच जाएंगे ना। तो 2 बत्तख बचते हैं तो इसे फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। और फिर वो 2 बत्तख आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और सारे प्रोजेनी बनाते हैं, तो इसे फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। फाउंडर इफेक्ट में जो होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती है, होमोजाइगोसिटी ऐसे करके होती है ना। तो ये सारा चीज़ बता दी आपको। चलो, द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर स्टैंड फॉर, देखो क्रिस्पर स्टैंड करता है क्लस्टर रेगुलरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक्स रिपीट्स को। अब इसमें क्या होता है, मान लो कोई भी हमारा जीन है क्रोमोसोम में, हम कहीं से एक जीन हम सोचते हैं कि भैया एक जीन हम उसमें डाल दें, या कोई एक ऐसा जीन है जो हम डिलीट कर दें, तो क्रिस्पर Cas9 टेक्निक का यूज करके हम कर सकते हैं। वहाँ पे एक्चुअली में होता है पाम सीक्वेंस करके होता है, वहीं पे हम अपना एक बैक्टीरियोफेज लेते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होता है भैया ह्यूमन को अफेक्ट तो करता है, ये मान लो ह्यूमन सोल को, कोई भी ऐसे करके। तो अब क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज का डीएनए निकाल देते हैं वायरस का, वहाँ पे अपना डिजायर्ड डीएनए डालते हैं जो कि हमें उसमें ऐड करना है। वो जाता है उस सेल पे अटैक करता है और वहाँ पे डीएनए को जोड़ देता है। ऐसे होता है क्रिस्पर के। बहुत सारे टेक्निक है भाई, आप जानते रहो ये सब। चलो अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम द ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज क्या होता है भैया, ग्लूकोज का होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होता है तब भी ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, पायरुवेट होता है कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। तो ग्लूकोज टूटता है और टूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। एनाबोलिक जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ बोलते हैं ना। अब आप बताओ यार, ये बताओ कि अगर हम बात करें क्रेब साइकिल के बारे में, तो उसे आप क्या बोलोगे? कैटाबोलिक बोलोगे या एनाबोलिक बोलोगे? क्रेब साइकिल को क्या बोलोगे? वेरी गुड, एम्फीबोलिक बोलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। रिसोर्स पार्टिशनिंग इज वन ऑफ द मेथड टू अवॉइड। देखो क्या हुआ कि बहुत सारे टाइप के ऐसे सारस रह रहे थे, क्रेन एक तालाब के किनारे रहते थे, आपस में दोस्ती तो बहुत थी उनमें, ठीक है, लेकिन क्या था ना, वो लोग एक ही टाइप की मछली खाते थे। वो मछली थी धवई। आप नहीं जानोगे धवई क्या होता है, मान लो उसका नाम धवई है, उसको वो लोग खाते थे, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे ना। तो वो लोग घर पे तो अच्छे से रहते, लेकिन एक ही चीज़ पे फीड करने लगे, तो उनमें हो गया आपस में कंपटीशन, ठीक है, मार लड़ाई करने लगी कि भैया हम ही धवई खाएंगे। तो अब वो क्या कहने लगे कि भैया यहाँ पे ना और टाइप की मछलियाँ मिलती है छोटी छोटी, तू कवई खा ले भाई। मतलब जो ब्लैक वाला था वो कवई खाने लगा और वाइट वाला धवई खाने लगा। मतलब रिसोर्स का पार्टिशनिंग कर लिए कि हम ये तू खाएगा, ये हम खाएंगे, इससे हम आपस में दोस्त भी बन के रहेंगे, कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन हमारा नहीं होगा। तो जब वो रिसोर्स पार्टिशनिंग करते हैं तो उनमें कैरेक्टर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब मान लो ऐसे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट ऐसे समझ सकते हो कि कोई प्लांट पे मान लो कोई था, फ्रूट पे ही सब फीड कर रहे थे, तो उस पर कंपटीशन होने लगा। तो एक जो था, एक टाइप का स्पीसीज जो सीड खाने लगा, फ्रूट छोड़ के वो सीड खाने लगा। कह रहा है भैया चलो हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, तुम फ्रूट खा लेना, हमको सीड दे देना, हम सीड खाएंगे। तो जो फ्रूट खा रहा था उसका बीक जो था वो थोड़ा सा नुकीला टाइप का हो गया, और जो सीड खा रहा था थोड़ा सा ब्लंट टाइप का हो गया। तो ऐसे करके उनमें कैरेक्टर का डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा था, समझ गए ना। चलो अगला क्वेश्चन है, इको R1 कट करता है GAA-TTC पे, तो G और A के बीच में कट करता है भैया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गलत मत करो। GAA-TTC होता है इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इको R1 का, और इको R1 जो कट करता है G और A के बीच में ही करता है। मतलब क्या करता है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है ना।
तो ये है EcoR1 RD13 करके ऐसे इससे निकाला गया था, स्कोरिया कोलाई का RD13 मतलब 13 स्ट्रेन से निकाला गया था। 13 का मतलब ये है भैया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाला जो स्ट्रेन था ना वो फेल हो गया था निकालने में। तो 13 वाला जो स्ट्रेन 13 वाला एक्सपेरिमेंट लगाया था उससे निकाला गया था, RD वाले स्ट्रेन से 13 टाइम में। तो ये जानते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज ए डेरिवेटिव ऑफ द कैरोटीनॉइड्स। देखो जिब्रेलिन जो है टर्पिनॉइड है, आप जानते हैं डाई टर्पिन है जिब्रेलिन, सिस्कोटर्पिन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को सिस्कोटर्पिन बोलते हैं ना, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अब मान लो जिब्रेलिन तो एक्चुअली में टर्पिन है, टर्पिन बोल सकते हैं। काइनेटिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन को क्या बोलते हैं बताओ? साइटोकाइनिन किससे डिराइव होता है? बताओ 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 जल्दी बताओ, किससे? एडेनिन। ओके वेरी गुड। फिनाइल यूरिया एडेनिन या वो हेरिंग स्पर्म डीएनए से निकाला गया था, तो एडेनिन डेरिवेटिव बोलेंगे। एब्सिसिक एसिड एक्चुअली में कैरोटीन डेरिवेटिव होता है, मतलब यहाँ पे जैंथोजीन बनता है, फिर एल्डिहाइड लास्टली बनता है, फिर वहाँ पे बनता है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड को हम कैरोटीनॉइड डिराइव बोल सकते हैं। आइए तो किससे डिराइव होता है? मेथियोनिन एक अमीनो एसिड होता है, सॉरी ट्रिप्टोफैन होता है, और ट्रिप्टोफैन से बनता है आपका IA माने कि आक्जीन, और एथाइलिन से बनता है आपका क्या? एथाइलिन। तो ये सारी चीज़ आप जानते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द कॉज ऑफ द चिल्स एंड हाई फीवर इन द मलेरिया। तो मलेरिया भैया ये देखो जूलॉजी का क्वेश्चन, लेकिन आपसे पूछ सकता है प्रोटोजोआ को अगर उसने कंसीडर किया तो हीमोजोइन नाम का एक केमिकल होता है, जब वो देखो RBC में जाके वो रहता है ना, कौन सा प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया काज करता है बताओ आप? प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम आइवेक्स मैं ही बता दे रहा हूँ। और तो प्लाज्मोडियम आइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम और होता है कोई। तो ये क्या करते हैं ना, जब RBC में वो छुप के रहते हैं, जब RBC से निकलते हैं ना, RBC को ब्रस्ट करते हैं, तो RBC को ब्रस्ट करते हैं तो वहाँ पे हीमोजोइन एक करके केमिकल होता है जो निकलता है, जो एकाएक ना बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो ऐसे करके मलेरिया जिसको होता है ना, तो रह रह के बुखार आता है, कभी संध्या को शाम को आएगा, कभी सुबह में आएगा। तो इसका मतलब वो जब बुखार आ रहा है ना, तो जब हीमोजोइन निकलता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बुखार आता है। तो ये चीज़ हो गया भैया, हमारा क्लास यहाँ पे ख़त्म हुआ। और किसी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक से